हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सॉस एकेडमी। तो गाइज आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के चैप्टर नंबर 9 का पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हमने 9.2 को डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। उसके अंदर हम लोग ने इन्वेस्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है डिपॉजिटरी सिस्टम का, वो चीज़ हमने देखा था। तो अब आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा कि वो कंपनी के लिए क्या बेनिफिट करता है, जो कि आपके पेज नंबर 129 पे है। तो बी पार्ट है आपका टू कंपनीज। उसमें फर्स्ट है आपका अप टू डेट इंफॉर्मेशन। डिपॉजिटरी सिस्टम किसी भी कंपनी को अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर के बारे में। तो कंपनी को इंफॉर्मेशन मिल जाती है कहाँ से, डीपी के पास से। सेकेंड है रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट। किसी भी तरह का एफर्ट हो या फिर कॉस्ट हो, कंपनी का वो दोनों चीज़ इंकर नहीं होता डिपॉजिटरी सिस्टम के वजह से। क्योंकि किसी भी तरह का प्रिंटिंग करना है, आपको शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करना है, आपको शेयर इशू करना है, बोनस देना है, ट्रांसफ़र करना है, हर एक चीज़ों में काफ़ी टाइम और कॉस्ट लगता है। लेकिन डिपॉजिटरी सिस्टम के आने की वजह से ये दोनों ही कॉस्ट और टाइम दोनों बच गए। थर्ड है आपका बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप। कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट होता है ड्यू टू डिपॉजिटरी सिस्टम। ऐसा क्यों होता है? आउट ऑफ लॉस ऑफ द सर्टिफिकेट, सिग्नेचर डिफरेंस, लॉन्ग लैप्सेस ऑफ टाइम इन एग्जीक्यूटिंग रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें नहीं होती। यानी सिग्नेचर का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कभी लंबा समय नहीं लगता किसी भी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए, कभी शेयर सर्टिफिकेट को शेयर सर्टिफिकेट खो जाए, ऐसा भी कोई चीज़ नहीं होता। क्योंकि डिपॉजिटरी सिस्टम है, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये सब चीज़ तो उसमें होने वाला नहीं है। और अगर ये सब चीज़ नहीं होगा तो कंपनी के बीच में और जो भी इन्वेस्टर होगा उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो सकता है। फोर्थ है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम बेटर एंड क्विकर सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड एंड दिस अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। अब डिपॉजिटरी सिस्टम होने की वजह से इन्वेस्ट कर पाना काफ़ी इजी है। अब जब चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती है तो हमारे जो बाहर के इन्वेस्टर है, जो अब्रॉड से इन्वेस्टर आते हैं, वो लोग भी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंस था जो कंपनी को इंपॉर्टेंस मिलता है, कंपनी को फ़ायदा मिलता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो इन्वेस्टर और कंपनी के लिए जो भी इंपॉर्टेंस है काफ़ी ईजी है। ऊपर वाले में 8 पॉइंट था, इसमें 4 पॉइंट है। दोनों क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस रख के आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप इन्वेस्टर को दे सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला टॉपिक है आपका 9.4, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है मगर काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आगे जो मैं आपको फंक्शन एक्सप्लेन करूँगा वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी भी डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर बेसिकली 4 जन होते हैं, मतलब 4 बॉडी होती है। फर्स्ट है डिपॉजिटरी, वो खुद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एक तरीके का लिंक होता है बेनिफिशियरी, ओनर और डिपॉजिटरी के बीच में। और होता है इशूअर, यानी कंपनी। कंपनी कोई शेयर इशू करती है, कोई शेयर को खरीदता है, और बीच में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रहता है जिसके थ्रू डिपॉजिटरी सिस्टम में आपका शेयर जाता है। आप ऐसा एक स्टोरी की तरह याद रखोगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। डिपॉजिटरी क्या होता है? इट्स लाइक अ ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ सेंट्रल बैंक where securities are held in इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जहाँ पे शेयर्स को रखा जाता है उसे डिपॉजिटरी सिस्टम कहा जाता है। सेकंड क्या है? यह अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डिफरेंट ट्रांजेक्शन ऑफ सच सिक्योरिटीज़। उस सिक्योरिटीज़ को किस तरह से ट्रांजेक्ट किया जाए, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। थर्ड देखो, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ इन्वेस्टर सिक्योरिटीज़। आपके सिक्योरिटीज़ को काफ़ी सेफली ये रखने का काम भी करता है। फोर्थ है देयर इज नो डायरेक्ट एक्सेस टू ऑफ इन्वेस्टर इन डिपॉजिटरी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी इन्वेस्टर का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता किसी भी डिपॉजिटरी सिस्टम के साथ, क्योंकि इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी सिस्टम के बीच में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं। ये लाइन को लिख लो, ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाइन है ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक बार में समझ में आ जाए। फिफ्थ है इट वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर।
कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में कौन होता है, वो होता है डिपॉजिटरी सिस्टम। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर दोनों लाइन से क्लियर हो गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अगला जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है, इट इज़ एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। आप बोल सकते हो डिपॉजिटरी सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका ये एक एजेंट है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सिर्फ एक एजेंट है किसके बीच में, इस जो भी इन्वेस्टर होता है उसके और डिपॉजिटरी सिस्टम के बीच में। सेकेंड है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड अंडर द सेबी एक्ट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सेबी के एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है। इट enjoys the right and obligation as specified under the SEBI regulation of 1996। सेबी के रेगुलेशन में जो भी राइट्स दिए गए हैं वो सारी चीज़ों को भी इंजॉय करता है। इट इज़ ए इंटरमीडिएटरी अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरी। एक ये इंटरमीडिएटरी है, इंटरमीडिएटरी मिडल मैन या फिर कोई ऐसा बंदा जो आपके बीच में काम करता है। डीपी एक्ट इज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कर लो, चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिफ्थ है इट डायरेक्टली डील्स विद द कस्टमर, इट सेंड ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पीरियडिकली। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डायरेक्ट कस्टमर के साथ डील करता है, इन्वेस्टर के साथ डील करता है। आप ये चीज़ों को समझ सकते हो। सिक्स है इट फंक्शंस लाइक अ सिक्योरिटीज बैंक। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक सिक्योरिटी के बैंक की तरह काम करता है। सेवेंथ है इट फैसिलिटेट डिमेटेरियलाइजेशन। जब भी शेयर का डिमेटेरियलाइजेशन होता है यानी फिजिकल फॉर्मेट से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है तब उसमें ये काम आता है। 8 पॉइंट क्या है, इट सिक्योरिटीज इन इवेंट राइट इश्यू बोनस इश्यू ये सारी चीज़ें भी ये करता है। इट हैंडल्स द इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ पे आउट लाइक अ डिविडेंड। जल्दी से आपका डिविडेंड आपको मिल जाए इस चीज़ के लिए भी ये हेल्प करता है। इट सेटल द ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिक वे से आपका ट्रेड अच्छी तरह से ये कर देता है। फॉलोइंग कैन वर्क ऑफ डीपी। डीपी का काम क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीपी बन सकता है, बैंक डीपी बन सकता है, फॉरेन बैंक डीपी बन सकता है, स्टॉक ब्रोकर, क्लियरिंग ऑपरेशन, एमबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं ये लोग आराम से डीपी का रोल प्ले कर सकते हैं। डीपी मेंटेन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज। डीपी जितना भी अपना अकाउंट है, आपका सिक्योरिटी अकाउंट है, लाइक आपका शेयर कितना है, डिवेंचर कितना है, इन सब चीज़ों को ये संभाल के रखना इसका मेन काम होता है। तो आपको बेसिकली 4 से 5 पॉइंट या फिर ये 10-11 पॉइंट आपको लिखने होंगे। अगर आप सिर्फ वन लाइनर में लिख रहे हो तो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, आराम से आप लिख पाओगे। थर्ड है आपका बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर कौन होता है, आप, यानी जो भी शेयर खरीदता है वो। बेनिफिशियल ओनर इज ए इन्वेस्टर ऑफ सिक्योरिटीज हु हैज अवेल्ड द सर्विस ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। बेनिफिशियल ओनर कौन होता है, जो इन्वेस्ट करता है। बीओ इज एंटाइटल्ड ऑल राइट बेनिफिट सब्जेक्ट अंडर द लाइबिलिटीज। बीओ हर तरह के राइट्स को लेता है। बीओ कैन ऑल्सो कॉल्ड द क्लाइंट ऑफ डिपॉजिटरी एंड डीपी। आप बीओ को क्लाइंट भी बोल सकते हो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और डीपी का आप क्लाइंट भी बोल सकते हो। बीओ क्लाइंट इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ डीमेट अकाउंट विथ अ डीपी फॉर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। तो बेसिकली 5 पॉइंट आप देख लो, उसमें भी बीओ इज गिवन है यूनिक अकाउंट नंबर। बीओ के पास अकाउंट नंबर भी होता है, यूनिक अकाउंट नंबर भी होता है। इशूअर कौन होता है, कंपनी होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। रजिस्टर अपने आप को कंपनी करती है डिपॉजिटरी के पास। ये आपका 2 पॉइंट हो गया इसके अंदर, फोर्थ वाले में। आपका अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट टर्म रिलेटेड टू डिपॉजिटरी सिस्टम। कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कुछ टर्म्स को देखेंगे जो डिपॉजिटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है डिमेटेरियलाइजेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डिमेटेरियलाइजेशन क्या होता है, फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना। बस क्लियरली इतना ही चीज़ याद रख लो। फिजिकल सर्टिफिकेट होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट कर देना। क्लाइंट को अपना जो भी आपका डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म है सरेंडर करना पड़ता है। फिर आपका जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उस फॉर्म को डिपॉजिटरी के पास फॉरवर्ड कर देता है। ये स्टेप्स हम अच्छी तरह से देख लेंगे बाद में फंक्शंस के अंदर। काफ़ी अच्छी तरह से मैंने इसको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ जाएगा। अब सेकेंड है आपका रीमेटेरियलाइजेशन। रीमेटेरियलाइजेशन मतलब क्या होता है, मतलब जब आप इलेक्ट्रॉनिक वे से वापस से फिजिकल फॉर्म में आते हो तो उसे रीमेटेरियलाइजेशन कहा जाता है। दिस इज द प्रोसेस वेयर बाय क्लाइंट कैन गेट इज इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज कन्वर्टेड इनटू फिजिकल। जो भी इलेक्ट्रॉनिक वे में है उसे फिजिकल में कन्वर्ट कर देना। क्लाइंट हैज टू गिव अ रिटर्न रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ आरआरएफ। रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म, जैसे ऊपर
क्या था, डीमिट था, वैसे नीचे रीमिट रिक्वेस्ट फॉर्म देना पड़ता है डीपी को। डीपी फॉरवर्ड द आरआरएफ टू द इश्यूअर, है ना, डिपॉजिटरी। तब डीपी क्या करेगा, उस फॉर्म को डिपॉजिटरी सिस्टम के पास और कंपनी के पास, दोनों के पास उस फॉर्म को भेज देगा। इश्यूअर प्रिंट अ सर्टिफिकेट एंड सेंड इट टू अ क्लाइंट साइमल्टेनियसली, वो सारी चीज़ें हो जाती है। थर्ड है आपका फंगिबिलिटी। ये क्या है, इन ए फाइनेंशियल टर्म fungibility means the state of being a inherent interchangeable. Some financial asset are fungible while some are not fungible. कुछ जो आपका एसेट होता है वो फंगिबिलिटी होती है उसके अंदर, कुछ में नहीं होती है। लैंड इज नॉट अ फंगिबल एज एवरी यूनिट ऑफ लैंड हैज इट्स यूनिक क्वालिटी विच एड टू अवर रिड्यूसेस इट्स वैल्यू। आपका जो लैंड है वो नॉन फंगिबल है, इसे अंडरलाइन कर लो। मे बी फिलिंग द ब्लैंक्स में वो लोग पूछ सकते हैं कि लैंड क्या है, फंगिबल है नॉन फंगिबल है। वो फंगिबल नहीं होता क्योंकि उसका क्या, हर एक जो पार्ट होता है लैंड का काफ़ी यूनिक होता है। बी पार्ट क्या है इसका, करेंसी नोट, ये क्या है, फंगिबल है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू करेंसी नोट ऑफ द सेम वैल्यू। अगर सेम वैल्यू का दो नोट ले लो आप तो दोनों के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, मगर अगर सेम मेजरमेंट के दो लैंड ले लो तो दोनों में डिफरेंस हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बेसिस पे फंगिबिलिटी और नॉन फंगिबिलिटी को ये लोग ने अलग किया हुआ है। फोर्थ पॉइंट है इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या होता है, इट इज़ अ कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ए स्पेसिफिक सिक्योरिटीज इशू। एक तरीके का कोड है, आपके सिक्योरिटी का आइडेंटिफिकेशन ये देता है। इट इज़ इन एनी कंट्री अलॉटेड बाय दैट कंट्रीज NNA। जो नेशनल नंबरिंग एजेंसी होता है किसी भी कंपनी का, वो इस चीज़ को इशू करता है। ISIN इज अ स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम विच इज़ एक्सेप्टेड ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है इसके नंबर को, मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी इसका मान्य होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जिसे ISO बोला जाता है, करंटली डिफाइंड ISIN स्ट्रक्चर। ISIN के स्ट्रक्चर को कौन डिफाइन करता है, ISO करता है। इन इंडिया इशूइंग ISIN टू सिक्योर इज साइंड बाय द सेबी। इंडिया के अंदर सेबी इशू करती है ISIN नंबर टू NSDL फॉर डिमिटेड शेयर्स। सेबी वर्क एज अ NNA इन इंडिया। इंडिया के अंदर सेबी वर्क करती है एज अ NNA, मतलब नेशनल नंबरिंग एजेंसी जो इंडिया की है उसे सेबी है वो। इसको भी अंडरलाइन कर सकते हो, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं ये। आगे देखेंगे 6 पॉइंट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अलॉटमेंट ऑफ ISIN इज डन बाय द RBI। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगा तो उसमें ISIN नंबर कौन देता है, RBI देता है। प्राइवेट के लिए सेबी देता है। चीज़ों को अलग अलग करके बाइफरकेट करके याद रखो, आराम से याद रहेंगे और कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहोगे तो आप एग्जाम में कोई गलती नहीं करोगे। 7th है ISIN कंसिस्ट ऑफ 12 डिजिट नंबर। 12 अल्फा न्यूमेरिक, मतलब कुछ इसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं, कुछ इसमें नंबर्स भी होते हैं। इसके सारे के एग्जांपल्स आप येलो जो बॉक्स में दिया हुआ है पेज नंबर 132 133 पे, वो आप देख सकते हो किस तरह का ये आपका IN नंबर दिखता है, ISIN नंबर दिखता है। कंपनी हैज़ टू अप्लाई फॉर ISIN फॉर इट्स सिक्योरिटीज विद डॉक्यूमेंट्स लाइक प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के ऊपर ये चीज़ें लिखी हुई होती है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक तरीके का इन्विटेशन कार्ड होता है जो कंपनी द्वारा दिया जाता है कि आप हमारे कंपनी के अंदर आके इन्वेस्ट करो। तो अभी के इस पार्ट में बस यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको सारे के सारे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम के वो समझ में आए होंगे। तो अगले लेक्चर में हम बोर्ड लेक्चर करेंगे, यानी मैं बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करूंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि अगली बार जो भी आपको लेक्चर आए आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो अभी के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।